अस्सलाम वालेकुम। सभी साथियों को जय मुल्लेवासी। बोल 85, बोल 85। डाइस पर तशरीफ फरमा सभी लोग, खुसूसियत के साथ अमन मिश्राम साहब, जिनके हुक्म पर हम भारत के कोने कोने से अपने इस उम्मीद के साथ यहाँ पर इकट्ठा और जमा हुए हैं कि ईवीएम के खिलाफ में जो एजेंडा निकाला गया है वो चीज मिश्राम साहब के दिमाग में आती है और वो चीज जनता का उसे पूरा समर्थन मिलता है और वो चीज को इन्फॉर्म किया जाता है ताकि लोग अपने हक और अधिकार के लिए कैसे इकट्ठा हो जाएं, कैसे मजबूती के साथ आगे बढ़ जाएं। मणिपुर जलता रहा, कटता रहा और हमारे प्रधानमंत्री मन की बात करते रहे। किसान बैठ बैठ कर शहीद होते गए, लेकिन मन की बात खत्म नहीं हुई। ये मन की बात छोड़ दीजिए, अब बीसी के सेंसस की बात होगी, अब ईवीएम को हटाने की बात होगी, हक और अधिकार की बात होगी। जो कातिल है, कातिल है, कातिल है, कातिल, उसी को मसीहा कहा जा रहा है। ये रिवायत को बदलना होगा, ये व्यवस्था को बदलना होगा। मुझे और आपको अपने हक और अधिकार दूसरों के हाथों में देकर खामोश सोना नहीं है, बल्कि अपने हक और अधिकार को हासिल करना है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट्स है, पूरे अमन और शांति के साथ, उन्नति और सलामती के साथ अपने हक और अधिकार की हम बात करेंगे। और डेमोक्रेसी बचाओ, ईवीएम हटाओ, डेमोक्रेसी बचाओ, ईवीएम हटाओ, मूल निवासी समाज को बचाओ। आश्वासन देता हूं कि भारत के तमाम मुसलमान ईवीएम के खिलाफ में हैं और एससी, एसटी, ओबीसी लेता है। ये वही मनुवाद है जो बुलंद बताता है, ये वही मनुवाद है जो आदिवासियों को नक्सलवादी बताता है। ऐ मेरे देश के वासियों, वामन मेश्राम जी, माननीय राजकुमार सैनी जी, भीम आर्मी, सुप्रीम कोर्ट के वकील, सबका साथ दो, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाइए। ये पुलिस प्रशासन, ये चुनाव आयोग, ये चुनाव आयोग, ये बीजेपी का आयोग है, ये पुलिस, ये बीजेपी की पुलिस है। ये शिक्षकों पर लाठी चलाती है और अपराधियों का संरक्षण करती है। ये देश कहां जा रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा। आज वामन मेश्राम जी को समय देते हुए और चुनाव आयोग का घेराव करेंगे। ईवीएम को तो हटाना ही हटाना है। जो बूथ कैप्चरिंग होती है, बाहर बूथों के बाहर बैठकर जो गुंडे बाहर बैठते हैं और वोटर्स को डराते हैं, उसका भी विरोध हमें करना पड़ेगा ताकि हम निर्भीक होकर वोट डाल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय फूले, जय परियार, जय भीम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। माननीय वीके केनिया से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी, मैं सर को निवेदन करता हूं कि आप भी मंच पर आ जाए और इसके बाद साहब को बुलाएंगे। मैं माननीय विजय डेनियल सर, राष्ट्रीय महासचिव इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन, सर को निवेदन करता हूं कि 2 मिनट अपनी बात समाप्त करें। ये नहीं देखा कि दुनिया की जो सुप्रीम कोर्ट है, दुनिया की जो सुप्रीम कोर्ट है, वो कोर्टों ने उन्होंने दिया हुआ फैसला के विरोध में कोई फैसला दिया है, ये मैंने नहीं देखा। लेकिन मैंने ये देखा है, ये सुना है, ये पढ़ा है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में 8 अक्टूबर 2013 को फैसला दिया कि भारत की चुनाव प्रक्रिया में जो ईवीएम मशीन होता है, वो ईवीएम मशीन निष्पक्ष, न्यायिक। और दूसरी बात ये कहा, अगर भारत की चुनाव प्रक्रिया में ईवीएम मशीन रखना है, ईवीएम से इलेक्शन करना है, तो उनके साथ एक वीवीपीएटी नाम का पेपर ट्रेल, एक पेपर निकले, पर्ची निकले, ऐसा मशीन लगाओ। तो ये फैसला को ये ब्राह्मणवादी पार्टियां क्या है, विदेशी लोगों की पार्टियां हैं।
भारत के जो रहने वाला ही नहीं है, भारत के मूल रहने वाला नहीं है ब्राह्मण, उनके 5-5 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और 5 राष्ट्रीय पार्टियां ईवीएम के मशीन के विरोध में चुप्पी की गई है। वो चुप बैठा हुआ है। संसद में सबसे बड़ा विरोध पर कांग्रेस पार्टी है। अगर ईवीएम मशीन 1 घंटे के अंदर ईवीएम मशीन बैन हो सकता है, अगर कांग्रेस संसद के अंदर और अपने साथी सहयोगों के साथ ईवीएम मशीन के विरोध में अगर संसद में बहस कर ले, 1 मिनट के अंदर ईवीएम मशीन बंद हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ईवीएम मशीन के विरोध में क्यों आवाज नहीं उठाती? क्योंकि कांग्रेस भी 2004 और 2009 की लोकसभा में ईवीएम से घोटाला करके आई थी और बीजेपी और कांग्रेस की ये मिलीभगत है। और उसके साथ भारत की सुप्रीम कोर्ट जो 100% ईवीएम मशीन का आंकड़ा और पर्चों का आंकड़ा मिलान की जो बात की, वो फैसला दिया। और मनु संघवी, एक ब्राह्मण जाति का सुप्रीम कोर्ट का लॉयर ने कांग्रेस के माध्यम से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गया और 50% मिलान की बात की, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1% मिलान करने की, काउंटिंग करने की बात की। तो ये सिद्ध होता है माननीय भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 100% की जो बात की, उसके विरोध में 1% की बात की कि 1% उसके मिलाओ कराओ गिनती किया जाए। बस यही मेरा कहना है। हमारे साथ कोई नहीं है। ईवीएम मशीन हटाने के लिए जोड़े में कृषि संस्थाएं हमारे पास नहीं है, लेकिन हम लोग हैं SC ST OBC माइनॉरिटी और हमारे करनी सेना हमारे साथ है। तो हम आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। आप लोग भी मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप धन्यवाद। इस देश के बहुजन छात्रों की तरफ से ईवीएम के विरोध में हम सब यहाँ आए। कुछ नारों के साथ मैं 2 मिनट लूंगा। नारों का हर आंदोलन में महत्व होता है। जो नारे हम सबको उन मूवमेंट से जोड़ते हैं, उन आंदोलन से जोड़ते हैं जिसके खिलाफ हमारी ये लड़ाई चल रही है। तो भीम, तो भीम, तो तुलसी जय भीम, तो तुलसी जय भीम, तो भीम, तो ईवीएम के खिलाफ लड़ेंगे। साथियों, आज जिस तरीके से इस देश में लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खत्म करने की पूरी साजिश रचती है, उस संविधान को बचाने के लिए, उस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए ईवीएम का खात्मा बेहद जरूरी है। ईवीएम एक ऐसा नासूर बन चुका है जो तमाम इस देश के 85% लोग हैं, इस देश के बहुजन लोग हैं, इस देश के आदिवासी, इस देश की महिलाएं, उनके खिलाफ वो डिसीजन ले रही है। तो उसके खिलाफ लड़ना और इन सड़कों पे आना उतना ही जरूरी है जितना हमको खाना खाना जरूरी है। क्योंकि जब लोकतंत्र बचेगा तो हम सब बचेंगे, जब लोकतंत्र बचेगा तो संविधान बचेगा, जब संविधान बचेगा तो हम जैसे लोग जिंदा रहेंगे। लेकिन एक बात और है कि जो लोग पार्लियामेंट के अंदर अपनी बहुमत हासिल कर रहे, आज उनको दिख गया कि इन सड़कों पे वो 85% बहुजनों ने अपनी बहुमत हासिल कर लिए। साथियों, आज का दिन इस जंतर मंतर के इतिहास में और ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा। हम बार बार चीख चीख कर उन तमाम लोगों की आवाज उठाते हैं। तो आज हम सबको ईवीएम के खिलाफ एक साथ एकजुट होकर लड़ाई लड़नी बेहद जरूरी है। साथियों, उसके साथ साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में 156 से चल रहा आंदोलन, जिसमें बाबा मेश्राम जी मान्यवर साहब लगातार हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चले। वो तमाम जो लोग जो साथी यहाँ बैठे, वो सब पहले दिन से हमारे साथ है। साथियों, आने वाली 6 तारीख को जितना ईवीएम के खिलाफ आंदोलन, उसमें हम
घेरा जाएगा, यहाँ के चुनाव आयोग को भी घेरा जाएगा। आने वाली 6 तारीख को दिल्ली विश्वविद्यालय में एक और आंदोलन प्रोफेसर रितु के लिए। दलित महिला उन तमाम ब्राह्मणवाद मनुवाद के खिलाफ लड़ रही है। आप सब लोग बाबा मेश्राम जी के साथ हमारी तरफ से निमंत्रण है, आप सब लोग उस मनुवाद के गढ़ में अपना नीला झंडा गाड़िए। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। चुनाव आयोग के केंद्रीय कार्यालय पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये देश आपका आभारी रहेगा इस लोकतंत्र को बचाने के लिए। जिस तरीके से हमारे बीच में बहुत सीनियर मोस्ट लीडर है माननीय शरद पवार साहब, 2024 के बाद में एक बहुत बड़ी क्रांति, एक भूचाल आने वाला है भारत की राजनीति में। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। जिस तरीके से पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार ने देश को, संविधान को खतरे में डालने का काम किया है, इस आवाज को दबाने का जो काम किया है, ये आवाज अब दबने वाली नहीं है। ये जंतर मंतर जहां पर लोगों को आने नहीं दिया गया, किसानों को रोका गया, उनकी हत्याएं करवाई गई, आज वही जंतर मंतर के ऊपर में न केवल भारत के कोने कोने में ये आवाज गूंज रही है, दुनिया के सैकड़ों कंट्रियों के अंदर में आज यहां से आवाज बुलंद हो रही है। दुनिया भर के अंदर में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है इस कार्यक्रम का। साथियों, इस तरीके से आज हमारे बीच में माननीय शरद पवार साहब, माननीय वामन मेश्राम साहब, बहुजनों के महानायक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम हमेशा आप लोगों का आभार व्यक्त करेंगे और मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आपके बीच में हमारे सीनियर मोस्ट लीडर आदरणीय शरद पवार साहब को कि वे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय शरद पवार साहब जिंदाबाद। सबके साथी वामन मेश्राम जी, मैंने चुनाव कॉन्टेस्ट करने का काम किया जिंदगी में पहले बार, और मतलब के द्वारा अपना और खाई मांगते थे। इसके बारे में आशंका किसी के मन में कभी आती नहीं, मगर मोदी जी की हुकूमत आने के बाद देखा के बारे में और इसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। क्यों करने की आवश्यकता है कि हम आपको दिखाने के लिए तैयार हैं। राजनीति हम दिखाने के लिए तैयार हैं, मगर ये संधि, ये अपॉर्चुनिटी इलेक्शन कमीशन ने दी नहीं। इसके पीछे किसके मन में क्या है मैं कहना नहीं चाहता, मगर आज देश के सभी लोगों को, मतदाता को ये ईएम से भरोसा रही नहीं। और जब चुनाव की पद्धति इसके ऊपर भरोसा नहीं तो देश की फजल से आज न कल संकट में जाएगी। और आज मोदी जी की हुकूमत है, ऐसे काम के लिए समर्थन देते हैं। उनको चाहे वैसे चुनाव लड़ने की और तैयारी करने की नीति तय करते हैं। आज ईवीएम के विरोध में देश भर में 4 चरणों का आंदोलन हमने शुरू किया था। 4 चरणों के इस आंदोलन में आज का चरण जो है 4था चरण है और सारे देश भर से यहाँ पर 32 राज्यों से लोग आए हैं। 32 स्टेट से लोग आए हैं और ईवीएम के विरोध में सारे देश भर में जब हमने
इसके बारे में सबसे पहले शुरू किया था। जब सबसे पहले हमने शुरू किया था तो लोग इस बात को नहीं मानते थे कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी होती है, मगर जो लोग इस बात को नहीं मानते थे कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, कोई घोटाला नहीं होता है, अब लोग कि अब सारा देश जो है ईवीएम में घोटाला होता है और घोटाले से चुनाव हो रहे हैं, इस बात को अब लोग मानना शुरू कर दिए हैं। 2019 के चुनाव में चुनाव आयोग ने ये कहा था कि ये जो डाटा है, ईवीएम मशीन का डाटा है, पेपर ट्रेल का डाटा है, इसे साल भर सुरक्षित रखा जाएगा, मगर चुनाव आयोग ने 4 महीने में ही इसे नष्ट कर दिया। 4 महीने में नष्ट क्यों कर दिया? क्योंकि चुनाव आयोग को मालूम था कि ईवीएम में जो घोटाला किया गया है उसका दस्तावेजी प्रमाण, ये पेपर ट्रेल मशीन का जो कागजी एविडेंस है उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि ईवीएम में घोटाला किया गया है। इसलिए चुनाव आयोग को ये चीज मालूम होने की वजह से इसे चुनाव आयोग ने साल भर सुरक्षित रखने के बजाय 4 महीने में ही नष्ट कर दिया। साथियों, मैं थोड़ा आप लोगों को बातें समझ में आ जाए, क्योंकि जो बात मैं समझता हूँ वो बात आपको भी समझ में आ जाए कि ईवीएम मशीन को किस बैकग्राउंड के तहत लाया गया, तो आपको ये बात समझ में आ जाए। इस देश में बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा था और जब बैलेट पेपर पर चुनाव होता था तो 84 में काशीराम जी ने ये नारा लगाया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ये काशीराम जी ने नारा लगाया था। तब भारत का जो शासक वर्ग था उनको ये लगा कि जो लोग शासक चुनने का काम करते थे और दूसरे ही लोगों को शासक चुनते थे, अब कहने लगे वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो अब ये लोग अपना शासन बनाना चाहते हैं, अपना शासक बनाना चाहते हैं, शासन बनाना चाहते हैं, अपना राज बनाना चाहते हैं। आप लोगों को याद है या नहीं है मालूम नहीं कि 84 को 14 अप्रैल 84 को काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और 81 में 6 दिसंबर 81 को उन्होंने एक संगठन बनाया था DS4। कुछ लोगों को जानकारी होगी, कुछ लोगों को जानकारी नहीं होगी। हम तो इस आंदोलन में शुरू से संघर्ष में शामिल होते रहे, तो DS4 के द्वारा भी चुनाव लड़ा गया था और चुनाव लड़ने की वजह से इस देश के शासक वर्ग में ये मैसेज गया था कि अब ये लोग शासक चुनने का जो काम करते थे, क्योंकि वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है। ये समझने की जरूरत है हमारे लोगों को
हमारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। ये आज भी हमारे लोगों को समझाने की जरूरत है। वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है, शासक चुनने का और शासक बनने का। हमारे लोगों को, तमाम लोगों को ये बात अभी भी समझ में नहीं आती ठीक से। वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है, एक अधिकार है शासक चुनने का और शासक बनने का। तो हमारे लोगों की औकात 84 तक, हमारे लोगों की जो औकात थी, मूल निवासी बहुजनों की औकात थी कि वो वोट के अधिकार का उपयोग शासक चुनने के लिए करते थे और ये मानते थे कि शासक बनना हमारा काम नहीं है। हमारे लोग ऐसा मानते थे कि शासक बनना हमारा काम नहीं है, इसलिए वो शासक चुनने का ही काम करते थे और दूसरों में से शासक चुनते थे। इसलिए दूसरों में से शासक चुनते थे। तो जब उन्होंने 84 में बहुजन समाज पार्टी काशीराम जी के द्वारा बनाकर देखी और उन्होंने नारा लगाया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तब लोगों को लगा, शासक वर्ग को लगा कि अब ये शासक चुनना नहीं चाहते हैं, शासक बनना चाहते हैं। शासक चुनना नहीं, शासक बनना चाहते हैं। तो ये अभियान काशीराम जी के द्वारा शुरू किया गया था और इस वजह से 84 में जब ये बात सामने आई तो ईवीएम मशीन लाने का काम शुरू हुआ। ये थोड़ा बैकग्राउंड में आप लोगों को समझा रहा हूं कि ईवीएम मशीन अपने आप नहीं आई। ईवीएम आने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे लोगों ने इस देश में शासक बनने का अभियान शुरू किया था। अब इस शासक चुनने का काम बहुत हो गया, अब हम लोग शासक बनेंगे। ये अभियान जब शुरू किया गया था, इसको रोकने के लिए ईवीएम मशीन लाया गया और उसके बाद में 20 साल तक इसका प्रयोग किया गया। सबसे पहले केरला में ईवीएम मशीन का प्रयोग शुरू हुआ और सारे देश भर में इसका प्रयोग धीरे धीरे इस तरीके से किया गया ताकि इस मशीन को जैसा वो चाहते थे वैसा उसको डेवलप किया जाए। जैसा मशीन वो चाहते थे, उस मशीन का जैसा उपयोग करना चाहते थे, वैसा उपयोग करने के लिए उनके पास ईवीएम मशीन का तजुर्बा होना जरूरी था। इसलिए 84 से लेकर उन्होंने 2004 तक ये प्रयोग किया और 2004 को फिर सारे देश भर में ईवीएम लागू किया। क्योंकि हमारे लोगों को बहुत सारी बातों की जानकारी नहीं होती है, इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं। ये इस बैकग्राउंड के साथ ईवीएम को समझना है, इस बैकग्राउंड के साथ समझना है। इसलिए ये बैकग्राउंड आपको मैं समझा रहा हूं कि ईवीएम का लाने का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि जब लोग जागकर अपने अधिकार का उपयोग करते हुए शासक बनने का जब लोगों ने अभियान शुरू किया, तब उसको रोकने के लिए ईवीएम लाया गया। तो 2004 में ईवीएम का उपयोग करके कांग्रेस की सरकार बनी। ये सोचना गलत है कि केवल बीजेपी के लोग ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, केवल बीजेपी के लोग ही ईवीएम का उपयोग करके शासक बन रहे हैं। ये बात सही नहीं है, इस तरह से सोचना सही नहीं है।
2004 में कांग्रेस ने ईवीएम का इस्तेमाल करते हुए सरकार बनाई, 2009 में कांग्रेस ने सरकार बनाई, और जब इसके सबूत डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इन्होंने इकट्ठा किए, इसके सारे सबूत इकट्ठा किए गए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा, और ये सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट को दिए गए। सुप्रीम कोर्ट को ये सारे सबूत दिए गए। लाल कृष्ण आडवाणी को कांग्रेस ने ये प्रस्ताव दिया था। क्या प्रस्ताव दिया था? कि हमने 2 बार घोटाला करके सरकार बनाई है, अब तुम भी 2 बार कर लो। और हमारी छोटी सी शर्त है, चुप हो जाओ। आडवाणी की विचारधारा से हम सहमत नहीं है, मगर ईमानदारी इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है। हम देख रहे हैं जो ईमान होता है ना, ईमान ये इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है। तो आडवाणी जो है वो ईमानदार आदमी था। वो जो कचरे के ढेर में पड़ा हुआ है ना अभी, वो उसके ईमानदारी की वजह से पड़ा हुआ है। आडवाणी जो है वो ईमानदार आदमी था, और उसके ईमानदार होने की एक वजह ये थी कि वो ब्राह्मण नहीं था। हाँ, ये भी एक बड़ी वजह है। लाल कृष्ण आडवाणी जो है ये ब्राह्मण नहीं, तो ये ईमानदार आदमी था, तो उसने इस बात को नहीं माना और ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेके गए। अगर आडवाणी नहीं चाहते तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, और सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाने के बाद 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। फैसला है, जजमेंट है, कि काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। ये क्या जजमेंट है? कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये कोई पार्टी नहीं कह रही। नहीं तो बीजेपी वाले क्या कहते हैं, अरे वो चुनाव हार गया इसलिए ऐसा कहना। तो सुप्रीम कोर्ट पार्टी थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम लोगों की बातों को सुना, सरकार का भी सुना, चुनाव आयोग का भी सुना, विरोधी पार्टी का भी सुना। सबका सुनने के बाद निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, और ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने के बाद में ये जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने और एक कहा कि चूंकि केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री का मतलब मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर का मतलब निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। क्योंकि पहले जो ईवीएम मशीन थी उसमें वोटर वोट डालने के बाद उसका वोट किसके नाम पर जमा हुआ आंखों से दिखता नहीं था, आंखों से दिखता नहीं था। तो ये मशीन पारदर्शी भी नहीं थी। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा हुआ है। और फिर जजमेंट में दूसरी बात लिखी कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा।